नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी द्वारा वर्ष 2014-15 में आयोजित राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा, जो राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं, पहले की परीक्षाओं में भी पूछे गए थे और उसके बाद की परीक्षाओं में भी पूछे गए थे, तो अभी आने वाले सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तुमाड़ राजधानी से निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो ये कलचुरियों के संबंध में बात कर रहा है। तो देखो, जो कलचुरी हैं उनकी हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहली राजधानी थी वो थी तुमाड़। तो ये भी पूछा गया है कई बार, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को बताना है कि तुमाड़ से कितने कलचुरी शासकों ने शासन किया था। तो यहाँ 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं। तो ये जो कलिंगराज है, जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था, तो इसी ने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कमलराज, इसने भी तुमाड़ से ही शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ रत्नदेव। रत्नदेव ने क्या किया, रतनपुर नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। तो ये जो है रतनपुर से शासन करता है। उसके बाद जो प्रतापमल दिया है ना, ये भी रतनपुर से ही शासन करता है। और प्रतापमल वह शासक है जिसके बाद का इतिहास प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि जो प्रतापमल है ना, उसके बाद आगे बहारेंद्र शाह एक कलचुरी शासक हुआ। तो इन दोनों के बीच एक लंबा गैप है और इस बीच क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, इस विषय में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है और इस काल को कलचुरियों का अंधकार युग बोला जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस शासक के शासनकाल के पश्चात कलचुरियों का अंधकार युग शुरू होता है। तो प्रतापमल के बाद, तो प्रतापमल, रत्नदेव, इन दोनों ने रतनपुर से शासन किया और हमारे क्वेश्चन का आंसर तुमाड़ से शासन करने वाले शासक कलिंगराज और कमलराज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कूट आप लोग मिला लीजिएगा, 1 और 2 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो आपको जो है सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। तो एक तरफ ना ब्रिटिश अधीक्षक और दूसरी उनके समय में हुई घटनाएं दी हुई है, ये लगभग यहां होना था। तो आपको जोड़ी मिलाना है। माफी चाहूंगा, जो स्पेस जो है नहीं हो पाया है दूर दूर। तो पहला दिया हुआ है, अच्छा, ब्रिटिश अधीक्षक ये क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए, क्या था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, पहले तो मराठों के अधिकार में चला गया और बाद में मराठों से ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। तो 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जब नागपुर का भोसला शासक अवयस्क था, बच्चा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो नागपुर का क्षेत्र है, नागपुर का संपूर्ण क्षेत्र जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, तो उस संपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जिसका नाम था आर जेनकिंस। तो उसकी नियुक्ति की गई और नागपुर के अधीन जो भी क्षेत्र थे उसका शासन भी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। 1818 के बाद उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी था और छत्तीसगढ़ में इस समय 1818 से लेकर के 1830 तक ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए जाते थे, अंग्रेज अधिकारी। तो इसी को जो है ब्रिटिश अधीक्षक बोला जाता था। 1830 में नागपुर का भोसला शासक वयस्क हो गया तो उसको जो है सत्ता सौंप दी गई। तो ये चीज था। तो इस बीच कुछ ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए, तो उनके समय कौन सी घटनाएं घटित हुई वो आप लोगों को बताना है। सबसे पहला है कैप्टन एडमंड। तो जो कैप्टन एडमंड है ना, ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था। इसका जो कार्यकाल है काफी कम था क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी डेथ हो गई थी। तो इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया था, तो ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद दिया है कैप मेजर एगन्यू। मेजर एगन्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसका कार्यकाल क्योंकि इसके समय में बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई। तो मेजर एगन्यू के टाइम पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थानांतरित की गई। देखो, इससे पहले तक क्या था कि जब मराठे हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे तो इन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बना रखी थी। वहीं अगर हम लोग बात करें कलचुरियों के समय की, तो प्रारंभ में तो रतनपुर राजधानी थी। कालांतर में कलचुरियों के रायपुर शाखा की स्थापना के पश्चात रायपुर और रतनपुर दो जो है बट गए थे, लेकिन मराठों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो ये लोग राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर लेते हैं। किसके
किसके द्वारा? मेजर एगन्यू द्वारा। और मेजर एगन्यू ने ना जो विट्ठल राव दिनकर जिसने परगना पद्धति शुरू की थी, 27 परगने बनाया था विट्ठल राव दिनकर ने, जो सूबेदार था छत्तीसगढ़ का। तो एगन्यू ने इस परगना, जो परगने थे 27 परगने, उसको कम करके 8 परगने बनाए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग कैप्टन सैंडिस। तो कैप्टन सैंडिस के समय में क्या हुआ था? बस्तर और करौंद राज्यों में समझौता। देखो बस्तर और करौंद इन दोनों के बीच पटता नहीं था, तो जो सैंडिस था उसने इन दोनों के बीच मध्यस्थता करते हुए दोनों के बीच सुलह करवाया, दोनों के बीच समझौता करवाया। तो ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद क्राफर्ड। क्राफर्ड जो कि अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था और इसी के कार्यकाल में नागपुर के भोसले शासक को सत्ता हस्तांतरित किया गया। तो ये आपका डी। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कूट में देख लेते हैं, 3 1 4 2 ये रहा। तो ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत प्रारंभ में निम्नलिखित 3 जिले थे। तो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत शुरुआत में जब इनका प्रशासन शुरू हुआ तो उस समय शुरुआत में कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बनाए गए। तो कौन कौन से वो जिले थे आपको बताना है। एक तो था रायपुर, एक था बिलासपुर, एक था संबलपुर। तो ये तीनों को जो है सबसे प्रारंभ में जिले बनाए गए। कब? 1861 में। कई बार पूछा गया है। और इसके ठीक 1 वर्ष बाद अर्थात 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। और ये जो दुर्ग है ना, इसका गठन हुआ था 1906 में। दुर्ग जिले का रायपुर जिले से अलग करके दुर्ग जिला गठित किया गया 1906 में। तो शुरुआत में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जो है सन 1905 में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो देख लेते हैं 1 2 3 कहां पर है। 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो फिर से आपको सुमेलित मतलब कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कोष्टक में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र, मतलब कि एक तरफ जो है इस तरफ छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के जो नायक थे उनका नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है, मतलब कि उन्होंने किस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देख लेते हैं वीर नारायण सिंह। तो इन्होंने सोनाखान में 1857 की क्रांति के समय में नेतृत्व किया था। उसके बाद कल्याण सिंह इन्होंने उदयपुर से नेतृत्व किया था। उसके बाद हनुमान सिंह इन्होंने रायपुर में विद्रोह किया था, अपने सैन्य अधिकारी शेडवेल की हत्या कर दी थी। वहीं गुंडाधुर की बात करें तो इन्होंने बस्तर में नेतृत्व किया था। लेकिन देखिए जो गुंडाधुर हैं इन्होंने बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था। जो गुंडाधुर है इन्होंने 1910 में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो बताना था ना आप लोग को। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बाकी सोनाखान में वीरनारायण सिंह जी, कल्याण सिंह ने उदयपुर में और हनुमान सिंह ने रायपुर में नेतृत्व किया था। और जो उदयपुर है ना, इसको धर्मजयगढ़ रियासत के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रियासत है वर्तमान समय में रायगढ़ के अंतर्गत आता है, मतलब रियासत नहीं है लेकिन इसका जो क्षेत्र है रायगढ़ में आता है। तो गुंडाधुर ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1923 में ये ना स्थापित है, पता नहीं मेरे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, मैं जैसे स्थापित या फिर स्थान, स्थल इस टाइप का कोई शब्द टाइप करता हूं ना तो वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। जैसे मान लो मैं स्थान टाइप कर रहा हूँ इस टाइप से, तो जो थर्ड टाइप करने के लिए हमको क्या दबाना पड़ता है, उसके ऊपर में जो है आपका छोटी की मात्रा होता है ना, तो वो आ जाता है, पता नहीं क्यों। किसी को अगर इसका सॉल्यूशन पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये स्थापित है तो 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे। ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। तो स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेता थे ये आप लोगों को बताना है। तो देखो जो माधवराव सप्रे जी है ना, ये स्वराज दल से संबंधित नेता नहीं थे। वहीं बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल जी की, तो ये थे अपने ई राघवेंद्र राव जी भी थे, वामन राव लाखे जी भी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। तो देख लेते हैं अगला, मतलब इसका कूट देख लेते हैं तो क्या होगा, 2 और 4 इसका आंसर होगा। 2 और 4 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो स्वराज दल है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1923 में हुई थी। चित्तरंजन दास और
मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारत संघ में संविलियन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थी, तो उनका भारत संघ में विलय हुआ था, तो उस संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है संविलियन की प्रक्रिया, एक मिनट क्या हो गया, तो संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूरी हुई, मतलब कि जो संविलियन की प्रक्रिया है 1 जनवरी 1948 को पूरी हुई, तो ये बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1948 को हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासतें थी उन्होंने भारत संघ में अपना विलय कर लिया, तो ये बिल्कुल सही है पहला वाला। अगला बोल रहा है संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में हुआ। तो देखो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनका हमारे भारत में जो भी रियासतें थी उनको भारत संघ में सम्मिलित करवाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों से भी इन्होंने जो है मतलब संपर्क साधा, उनसे भी मीटिंग की, तो इनका रोल रहा। अगला बोल रहा है छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों का संविलियन सैन्य कार्यवाही द्वारा हुआ। क्या ऐसा कहीं देखने को मिला? नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी रियासतें थे उनको, हालांकि देखो कोई भी अपना जो राजपाट है वो एकाएक तो नहीं छोड़ेगा, थोड़ा सा मतलब हाँ ना इस टाइप का हुआ, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि आपको सेना का प्रयोग करना पड़ा हो। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो हैदराबाद हो गया आपका, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, तो यहां पर थोड़ी सी समस्या हुई थी, जैसे कि हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही करना पड़ा था, कश्मीर में भी थोड़ा सा मामला उलझ गया था, जूनागढ़ का भी कुछ ऐसे ही हाल था। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। 1 जनवरी 1948 को सभी 14 रियासतों के जो भी मेन थे, जो लीडर थे, उन्होंने जो है संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अगला बोल रहा है छत्तीसगढ़ में कुल 14 करद रियासतें थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मतलब ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों का चुनाव करवाता है, मतलब कि जो नगर निकाय, मतलब कि आपका जो महापौर पार्षद, इसका चुनाव कौन करवाता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा इसका निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अच्छा, मैंने ना किसी वीडियो में पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शायद गलत आंसर बता दिया था। ये ना पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये बीजापुर जिले में है, ध्यान रखेंगे। बीजापुर जिले में ही पामेड़ के अलावा भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर है? बीजापुर जिले में है। वहीं बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने शायद किसी वीडियो में गलत आंसर किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ छत्तीसगढ़ के जिले दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य, मतलब कि ये जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं हमारे किन किन पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो देख लेते हैं। तो जसपुर जिला किस जिले को स्पर्श करता है? तो जसपुर जो है आपके झारखंड को टच करता है ना, तो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो बलरामपुर है ये आपके किसको? मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश को भी। देख लेते हैं, आगे देखते हैं। वैसे इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही लेना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को और कोई भी स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद कांकेर दिया हुआ है, कांकेर महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, तो यहाँ डी आ जाएगा। उसके बाद सुकमा जो है आपके आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, यहाँ डी आ जाएगा, ये सी होगा, माफी चाहूँगा। उसके बाद मुंगेली जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, ये आप लोगों का आंसर होगा। कूट मिला लीजिएगा, 5 4 1 2 3, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन यही है। जसपुर का आपका झारखंड, बलरामपुर का उत्तर प्रदेश, कांकेर का महाराष्ट्र, सुकमा का आंध्र प्रदेश और मुंगेली का मध्य प्रदेश। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिले किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं ये आप लोग देखिएगा, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है। रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 2014-15 के राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में
लगभग अधिकतर क्वेश्चन वहीं से लिया है मैंने। तो ये जो पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये हुआ था जून 2004 में। कब हुआ था? जून 2004 में। नवंबर सन 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर सन 2000 को। तो जून 2004 में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। देखो, भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन प्रसिद्ध है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर इंग्लैंड में हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब आयोजित हुआ था और कांग्रेस से किसने इसमें भाग लिया था। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जो गोलमेज सम्मेलन है ये होता कैसे है? तो इसमें ना ऐसे जो मेज होता है ना उसको ऐसे गोल लगा दिया जाता है और चारों तरफ जो है बैठ जाते हैं अधिकारी, तो उसमें मीटिंग होती है, तो इसी को गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है। तो पंचायतों के संबंध में रायपुर में इस टाइप की सम्मेलन हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में जिला नहीं है? तो कौन सा एक छत्तीसगढ़ में जिला नहीं है? वर्तमान समय में 28 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 28वां जिला बन गया है। तो देखो, नारायणपुर जिला है, बलरामपुर भी जिला है, सूरजपुर भी जिला है, लेकिन ये जो जगदलपुर है ना ये जिला नहीं है। जगदलपुर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। तो ये जिला नहीं है, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, जो कोरिया है वो तो गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, सूरजपुर भी आता है, बलरामपुर भी आता है, लेकिन जो कोरबा है ये गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी उत्तर में बहने वाली नदियां वो सोन नदी में मिलती है और सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है, तो कोरबा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध गठन के कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? मतलब कि सरपंच और उप सरपंच का जब चुनाव हो जाएगा तो उसके कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव मतलब उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो देखो, पहला बोल रहा है 6 माह की अवधि तक, दूसरा बोल रहा है 1 वर्ष की अवधि तक, 2.5 वर्ष की अवधि तक, और आखिरी बोल रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। भाई ऐसे कैसे लाया जा सकता है? तो कितने वर्ष के बाद लाया जा सकता है, कितने समय के बाद? तो 1 वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता। मतलब कि इनका जो चुनाव हो गया, चयन हो गया, बन गया इनका पूरा, तो उसके 1 वर्ष तक इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष जैसे पूरा हो गया तो उसके बाद अगर ये लोग कुछ करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरपंच और उप सरपंच के ऊपर। देखो, छत्तीसगढ़ में ना जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं जो है इसके क्वेश्चन डालता रहूंगा, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो खरौद है, तुरतुरिया है, आरंग है, ये सब तो नहीं है, लेकिन जो मदकू द्वीप है ना, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है, मदकू द्वीप, ये मुंगेली जिले में है मदकू द्वीप। तो ये आपकी शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तो कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। अच्छा, मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के मध्य तेलिन घाटी जल विभाजक की भूमिका निभाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अलग अलग जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, तो अलग अलग नाम है। तो तेलिन घाटी भी आप लोगों को कि एक याद रखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रावती नदी, मतलब इंद्रावती नदी के स्थान पर अगर गोदावरी अपवाह तंत्र भी देता है तब भी आपका जो आंसर है तेलिन घाटी होगा। अगर ये नहीं होता है तो वहाँ केशकाल घाटी होगा, क्योंकि केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, ये सब जो है इंद्रावती नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको महानदी में जाने से रोकती है। तो ध्यान रखेंगे, केशकाल अथवा तेलिन घाटी जो है इंद्रावती अथवा गोदावरी और महानदी के मध्य क्या करती है? जल विभाजक की भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य छत्तीसगढ़ का कौन सा तहसील गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ से तात्पर्य है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, या फिर जिसमें आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये जो 3 संभाग आते हैं, तो यही मध्य छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ का मैदान हुआ। तो इस क्षेत्र का कौन सा तहसील गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र मतलब गोदावरी नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारे छत्तीसगढ़ से, तो वो इंद्रावती है। तो इंद्रावती की सहायक नदी
कोई इस तरफ से प्रवाहित होती है, तो आपको बताना है कि कौन सा तहसील गोदावरी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। तो देखिए मोहला तहसील, ये आपका आंसर होगा मोहला तहसील। मोहला, इसको मोहेला भी लिखा जाता है ना, मोहेला। ये कहाँ पर है मोहेला तहसील? तो ये राजनांदगांव जिले में है मोहेला तहसील। राजनांदगांव जिले में है मोहेला तहसील। और यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है, कोटरी नदी। कोटरी नदी, जिसको परलकोट नदी भी कहा जाता है। और यह नदी जो है आगे चल करके इंदिरावती से मिल जाती है। तो ये कहाँ से निकल रही है? राजनांदगांव के मोहेला तहसील से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहेला। इसके अलावा राजनांदगांव के ही एक दूसरे तहसील जिसका नाम है मानपुर, तो ये मानपुर से भी होकर के प्रवाहित होती है। तो मोहला मानपुर होते हुए ये जो है कांकेर में प्रवेश करती है, अंतागढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसी कारण उसको ना परलकोट नदी भी कहा जाता है, क्योंकि उसी तरफ जो है परलकोट विद्रोह हुआ था अंतागढ़ नारायणपुर क्षेत्र में। फिर नारायणपुर से फिर ये जो है इंद्रावती नदी में मिल जाती है, कोटरी नदी। तो मोहला मानपुर या फिर कहें राजनांदगांव का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। वही ये जो डौंडी तहसील है ना, ये बालोद जिले में है। चारामा तहसील कांकेर में है। भानु प्रताप तहसील भी कांकेर जिले में है। तो ऐसे ना आपको कुछ तहसीलों के विषय में भी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ना पूछा जाता है कि फला तहसील किस जिले में स्थित है। आप लोग सबको तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना हो सके उतना आप लोग देख लिया करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ 3 तहसीलें बता दी, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। देखो फिर से ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, मतलब स्थानीय, मतलब मैं अगर ऐसा लिखूँ ना आधा स उसके बाद ऐसा थन के थ ऐसा लिखना चाहूँ तो इस टाइप से हो जाता है। हालांकि इसको मैं कई बार सुधारता भी हूँ, लेकिन कभी कभी जो है छूट जाता है। तो मिट्टियों के स्थानीय नाम दिए हुए हैं, तो इस मिट्टियों को उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में बताना है। तो ये जितनी भी मिट्टियां हैं ये सभी बस्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं, इनके स्थानीय नाम दिए हुए हैं। तो इनको ना उच्च भूमि से निम्न भूमि, मतलब कि उच्च भूमि मतलब जो थोड़ी सी उच्च गुणवत्ता वाली है, तो उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में आप लोगों को बताना है। तो बताइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर होता है। तो देखो जो सबसे उच्च भूमि होती है ना, वो होती है मरहान। लेकिन मरहान तो यहाँ पर तीसरे नंबर में है, यहाँ भी तीसरे नंबर में है, यहाँ फर्स्ट नंबर में है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर ये भी आपका आंसर हो सकता है। मरहान के बाद होता है टिकरा, दोनों में टिकरा दिया हुआ है। उसके बाद टिकरा के बाद होता है माल, उसके बाद होता है सबसे निम्न गभार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मरहान, टिकरा, माल, गभार। सबसे उच्च मरहान, उससे थोड़ी सी कम टिकरा, उससे थोड़ी सी कम माल, और सबसे निम्न स्तर की गभार। तो मरहान, टिकरा, माल, गभार ये जो है इसका सही क्रम है। और ये बस्तर क्षेत्र में मिट्टियों के स्थानीय नाम है। तो ये 4 ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज व भंडारण क्षेत्र को सुमेलित करिए। मतलब एक तरफ जो है खनिज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके भंडारित क्षेत्र दिए हुए हैं, तो सुमेलित करना है। देख लेते हैं। सबसे पहला लौह अयस्क दिया हुआ है, तो लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? चारगांव में। चारगांव में कहाँ पर है? चारगांव कांकेर जिले में है चारगांव। उसके बाद बॉक्साइड, बॉक्साइड आपका मिलेगा फुटका पहाड़ में। फुटका पहाड़ कहाँ है? तो कोरबा जिले में है। उसके बाद हीरा, हीरा कहाँ पाया जाएगा? पाइली खंड में। कहाँ? पाइली खंड में, ये गरियाबंद जिले में है पाइली खंड। उसके बाद टीन, टीन जो है चिंतलनार में मिलेगा। चिंतलनार, चिंतलनार कहाँ है? सुकमा जिले में है। देखो चिंतलनार ना बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो वहां पर टीन के भंडारण काफी हैं। तो क्या आपका हो जाएगा आंसर? 2, 4, 1, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। तो कूट में आप लोग मिला लीजिएगा, 2, 4, 1, 3, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वो किस जिले में है और उसकी कोई विशेष बात है तो वो आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि दंतेवाड़ा जिले में है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंदरू किस जिले से हैं? तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ के ना जो बस्तर क्षेत्र हैं, वहां पर एक आदिवासी बच्चा था जो कि बचपन में एक टाइगर को उठा ले आता है, क्योंकि जो आदिवासी जंगल में रहते हैं तो उनका जो जंगली जीव है उनके साथ आमना सामना लगभग रोज की बात होती है। तो ये जो चेंदरू था, इसका पूरा नाम है चेंदरू राम मंडावी। चेंदरू राम मंडावी।
और यहाँ पर माड़िया बोला जा रहा है ना, ये माड़िया जनजाति से नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है ये मुड़िया जनजाति से था। मतलब जो मुड़िया है ना, जिसमें घोटुल प्रथा प्रचलित है, ये उस जनजाति से था। यहाँ माड़िया दिया हुआ है, जैसा पेपर में दिया था ना, क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने वैसे ही ले लिया है। खैर मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका पूरा नाम है चेंद्रू राम मंडावी और ये नारायणपुर जिले से संबंधित था। तो इस बच्चे ने क्या किया, एक टाइगर के बच्चे को उठा लाया और उसको जो है अपने साथ पाला, जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसने पाला। और वो जो टाइगर है वो बड़ा हो गया। अब बड़े होने के बाद भी वो जो है चेंद्रू के साथ बिल्कुल जैसे कुत्ते बिल्ली जैसे रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रह रहा था। मतलब वो चेंद्रू को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं करता, उसके साथ जो दूसरे लोग होते उनको भी वो कुछ नहीं करता, चेंद्रू की हर बात मानता। मतलब कि चेंद्रू ने उस जानवर को, टाइगर को अपना पालतू बना लिया था, अपना सब कुछ बना लिया था। तो ये जो है ना बड़ा प्रसिद्ध हो गया था चेंद्रू राम मंडावी। और उस समय काफी बाहर से भी लोग आए थे, स्पेशली रसिया वगैरह से, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। और इसने ना कई सारे दूसरे देशों की यात्राएं भी की थी। इसको टाइगर, मतलब टाइगर किड के नाम से ये फेमस था। तो ये कहाँ से था, तो नारायणपुर जिला, मैंने शायद बीच में ही बता दिया था। तो ये नारायणपुर जिले से संबंधित था, चेंद्रू राम मंडावी कहाँ से संबंधित था, नारायणपुर जिले से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर नारायणपुर जिला नहीं दिया होता तो आप बस्तर भी लगा सकते थे, क्योंकि उस समय पूरा बस्तर जो है एक जिला हुआ करता था। अच्छा, जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस चेंद्रू राम मंडावी से मिले थे। और हालांकि इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसकी गरीबी को दूर किया गया हो। जैसे ये पहले रहता था, अपना आदिवासी लोग जैसे रहते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका जीवन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्रावट है, तो गुर्रावट क्या है आपको बताने थे। वो सीजीपीएससी ने ना जैसे क्वेश्चन किया था, गुर्रावट है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीजीपीएससी में किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो गुर्रावट है, आपको बताना है क्या है गुर्रावट। तो जो गुर्रावट है, यहाँ जैसे विवाह पद्धतियों के नाम दिए हुए हैं, तो कोई एक विवाह पद्धति होगा, तो ये है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह से तात्पर्य है क्या होता है, मान लो दो परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है, ये एक परिवार हुआ, ये एक परिवार हुआ, तो यहां से जो है एक वधु यहां दिया जाएगा और यहां से एक वधु यहां आएगी। मतलब कि इस तरफ से लड़की का और इस तरफ से इधर की लड़की का, मतलब दोनों तरफ से जो है लड़के लड़कियों का आदान प्रदान होगा इस टाइप से। मान लो यहां पर दो भाई बहन है, यहां पर दो भाई बहन है, तो इसका विवाह इसके साथ, इसका विवाह इसके साथ, इस टाइप से होगा। एक तरफ से लड़की दो और दूसरी तरफ से लड़की ले जाओ, तो इसको बोला जाता है विनिमय विवाह, जिसको कि गुर्रावट भी बोला जाता है। बाकी अगर हम लोग गंधर्व विवाह की बात करें तो ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है। सेवा विवाह की बात करें तो ये जिसको शहरों में घर जमाई बोला जाता है ना, तो वो है सेवा विवाह। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास अगर वधु मूल्य चुकाने का हिम्मत नहीं है, मतलब कि पैसा वैसा नहीं है, तो वो जो है सेवा विवाह चल देगा। मतलब कि अपने ससुराल में जा करके रहने लगेगा, उनकी सास ससुर की सेवा करेगा, जो भी खेती बाड़ी होगी वहां काम करेगा। क्रय विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है। अच्छा, यहां पर मैंने एक ये चीज बोला सेवा विवाह में कि अगर ये वधु मूल्य नहीं चुका पाता है तो सेवा विवाह जाएगा, इसको लम से ना जाना बोला जाता है। अब सेवा विवाह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की को क्रय करेगा। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब कि जो आदिवासी जनजाति लोग होते हैं ना, जो जनजातीय लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं शहरों में जो लड़की वाले होते हैं वो बहुत सारा दहेज देते हैं लड़के वालों को, लेकिन जनजातियों में ये प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा उनमें प्रचलित नहीं है। हालांकि आजकल जो देखा देखी में वो लोग सीख रहे हैं, लेकिन उनकी परंपरा ये नहीं है। जनजातियों में क्या होता है कि जो लड़की वाले हैं ना, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये ध्यान रखा जाता है। जो लड़के वाले हैं वो लोग जो है कई सारे खर्चे उठाते हैं, जैसे कि लड़की वालों को चावल दाल भी दिया जाता है कि जब लड़की वाले के घर बारात जाएंगे तो जो बाराती होंगे उनको खिलाने के लिए राशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। किनके तरफ से, लड़के वालों की तरफ से। तो लड़की वालों को ज्यादा खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो अगर किसी के पास ऐसी हिम्मत ना हो तो वो जो है लमसेना चला जाएगा, मतलब कि घर जमाई बन करके रहेगा, मतलब कि दुल्हन के घर जाएगा और वहां अपने सास ससुर का सेवा करेगा। तो इसी को बोला जाता है सेवा विवाह अथवा लमसेना जाना। और क्रय विवाह में ना, इसमें साफ साफ वधु को खरीदा जाता है, मतलब बात किया जाएगा कि हाँ इतने में देंगे, इतने में होगा, इस टाइप से। तो वो अलग चीजें ध्यान रखेंगे। और विनिमय विवाह को कहा जाता है गुर्रावट विवाह। अगला क्वेश्चन है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है। तो
तो देखिए गेड़ी नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि हरेली के अवसर पर किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मुरिया जनजाति द्वारा। मुरिया जनजाति जिसमें घोटुल प्रथा प्रचलित है, तो इनके द्वारा हरेली, जिसको बस्तर क्षेत्र में अमुस कहा जाता है। तो आपको ना ऐसी छोटी छोटी चीजें भी याद रखना है कि किस चीज को कहां पर क्या बोला जाता है, क्योंकि ना अब ना ऐसे ही अंदर की चीजें पूछ रहा है सीजीपीएससी। तो हरेली अथवा हरियाली जो कि सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है, तो उसको बस्तर क्षेत्र में अमुस के नाम से जाना जाता है। और इसी समय जो है, जो युवक होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो लोग गेड़ी नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो आपको बताना है गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो ये बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति भी है, तो ये सर्वाधिक गोदना प्रिय है। देखो गोदना मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने शरीर में टैटू वगैरह बनवाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही होता है गोदना भी। ये जो आदिवासी लोग हैं, अपना जो भी जंगल में मिलता है उससे जो है तैयार करते हैं जो टैटू का जो सामग्री, और उसी से जो है गोदना गुदवाते हैं। इसको ना गोद गोद के ऐसा बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आदिवासियों में चेहरे में इस टाइप से ऐसे ऐसे जो बिंदी बिंदी टाइप का, जैसे टिकली होता है ना, जो माताएं लगाती हैं, जो गोल टिकली बड़ी सी, तो उस टाइप से टिकली टिकली टाइप के उनके चेहरे में, बाह में आप लोग देखोगे, तो वही गोदना होता है। इसके अलावा भी और कई तरह की आकृतियां ये लोग बनवाते हैं, लेकिन ये जो है ना ऐसे गोल गोल वाला, ये बहुत ज्यादा बनाया जाता है। तो ये गोद के बनाया जाता है, इसीलिए इसको गोदना बोला जाता है। बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दमनच नृत्य, जिसको ना सर्वाधिक भयोत्पादक नृत्य कहा जाता है। भयोत्पादक से तात्पर्य है कि ये जो नृत्य है ना, इसको ऐसे किया जाता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। और ये जो नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? पहाड़ी कोरवा द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा चुका है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। नौकर की कमीज, ध्यान रखेंगे, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। हरि ठाकुर, ये अपने ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र हैं। श्रीकांत वर्मा, ये भी एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, जो कि बिलासपुर क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलासी बाड़ा किससे संबंधित है? तेलासी बाड़ा, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैंने सोचा था कि इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूं, लेकिन मैं भूल गया, अभी मुझे याद आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मुझे पता है। ये जो तेलासी बाड़ा है, ये सतनाम पंथ से संबंधित है, तेलासी बाड़ा। और ये जो क्वेश्चन है वही 2014-15 के राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर आप लोगों में से किसी को इसके बारे में जानकारी है तो बताइएगा, वैसे मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इस चीज से अपडेट कर दूंगा। तो तेलासी बाड़ा ये सतनाम पंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाए हैं ना, तो घोटुल से बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग घोटुल को अच्छे से पढ़िएगा, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, घोटुल के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इन पर विचार करना है। सामाजिक शिक्षा देना, तो देखो घोटुल में जो बच्चे हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनको सामाजिक शिक्षा दिया जाता है। उनके समाज में जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो भी सामाजिक परंपराएं हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, सिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है जीवन साथी के चुनाव में सहायक। तो जो घोटुल है वहां पर मैंने बताया था कि घोटुल में स्थायी जोड़ी के आधार पर, मतलब कि वो लोग जो है अपनी जोड़ियां बनाते हैं, लेकिन स्थायी आधार पर, मतलब जोड़ियां जो है बदलती नहीं है। तो ये भी सही है, जीवन साथी के चुनाव में भी सहायक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई गलत कार्य होता हो, क्योंकि कई सारे जो मैंने वीडियोस भी देखे जिसमें ये बोला गया है कि घोटुल में इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता है। हालांकि वो लोग जीवन साथी का चुनाव करते हैं, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति व्यक्ति आकर्षित होगा ही होगा। जो लड़की है वो लड़कों के प्रति आकर्षित होंगे, और लड़के हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ कॉमन है। तो वो लोग जो है एक दूसरे को पसंद करेंगे और अंत में उनका शादी कर दिया जाता है। उसके बाद ये सही है। उसके बाद तीसरा है सेवा भाव जागृत करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। घोटुल में वहाँ के जो भी काम है ये लोग खुद करते हैं, तो इससे क्या है, उनके अंदर सेवा भावना जागृत होती है। तो तीनों पॉइंट आप लोगों का सही है। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा। तो 1, 2, 3 तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है? तो जल विद्युत गृह हमारे छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थापित है?
तो देखते हैं यहाँ पर दिया है बारसूर। तो भाई बारसूर में तो ऐसा कोई चीज़ स्थापित नहीं है, ये मंदिरों के नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन समय के मंदिर स्थापित हैं, जिनमें से एक मामा भांजा का मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा भी है, कई सारे सरोवर भी हैं, चंद्रादितेश्वर सरोवर वो भी यहीं पर है। और ये नाग शासकों की राजधानी हुआ करती थी, जो बस्तर में शासन करते थे। उसके बाद जो गंगरेल दिया हुआ है, जो कि महानदी पर स्थापित एक बांध है, तो यहाँ पर आपका जल विद्युत परियोजना स्थापित है। यहाँ पर टोटल आपका 10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगरेल। तो 10 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत तैयार किया जाता है। उसके बाद रुद्री, ये भी एक परियोजना है। बोधघाट, अच्छा जो बोधघाट परियोजना है ना, ये अभी भी क्या कहेंगे आपका प्रस्तावित है, मतलब ये बहुत सालों से अटका पड़ा है। बस्तर क्षेत्र में ये बनना है इंद्रावती नदी पर, लेकिन अभी तक इसका जो फाइल है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? गंगरेल बांध, जहां पर 10 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा मिनी माता, जो हसदेव नदी पर है ना मिनी माता परियोजना, वहां भी 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। ये सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित किया जाता है, तो मिनी माता 120 मेगावाट, और गंगरेल में कितना है? 10 मेगावाट। इसके अलावा सीकासार परियोजना, जिसमें 7 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो बस्तर में अंगादेव, ये जो है बस्तर के आदिवासियों में प्रचलित है अंगादेव। तो ये किस चीज से बनाया जाता है? पत्थर से, धातु से, मिट्टी से या काष्ठ से? काष्ठ मतलब लकड़ी, तो ये लकड़ी से तैयार किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कम है? देखो 2011 की जो जनगणना है ना, उससे संबंधित प्रश्न अभी भी पूछे जाने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाए ना, तो उनमें से कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में 2001 की जनगणना के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इसको, जो जनगणना है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये कहां पर है? दंतेवाड़ा जिले में। यहां पर ना अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल में नल वंश से संबंधित है? तो नल वंश से संबंधित शासक को आप लोगों को पहचानना है, तो वो है विलास तुंग। विलास तुंग नल वंश का शासक था, और इसी ने राजिम, राजिम कहां पर है? आपके गरियाबंद में है ना, तो राजिम में इसने अपना क्या कहते हैं एक मंदिर बनवाया था, राजीव लोचन मंदिर। तो इसके द्वारा, नल वंश के शासक विलास तुंग द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थान पर स्थापित है? देखो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही पूछा था, मैंने जस का तस इसको उठा लिया है। तो प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थान पर? ये ना बारसूर का चंद्रादितेश्वर सरोवर के विषय में बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बारसूर, जहां पर नागवंशीय शासक द्वारा इस सरोवर को खुदवाया गया था, चंद्रादितेश्वर सरोवर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो फिर से वही दंतेवाड़ा। यहाँ पर जो है लिंगानुपात सबसे अधिक पूछ रहा है ना। हाँ, तो दंतेवाड़ा में लिंगानुपात सबसे अधिक है, मतलब कि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है वो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना नारायणपुर में कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो जो नारायणपुर है ना, वहां पर रामकृष्ण मिशन का जो विवेकानंद आश्रम है, इसकी स्थापना हुई है। तो ये कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो 1989 में। किसके द्वारा की गई थी? आत्मानंद द्वारा, स्वामी आत्मानंद द्वारा। इन्होंने जो है यहाँ पर नारायणपुर के जो आदिवासी हैं उनके उत्थान के लिए विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी। और इनके विषय में, जो स्वामी आत्मानंद जी हैं, इनके विषय में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने बचपन में इनके विषय में पढ़ा था। जो पुस्तक आती थी ना पहले 6th 7th 8 में, मतलब 3री से 8वीं तक आती थी, हमारा छत्तीसगढ़ करके, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए थे अजीत जोगी जी, तो उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, हमारा छत्तीसगढ़ करके, जिसको कि हिंदी के साथ पढ़ाया जाता था, अलग से उसका पेपर
पर भी होता था। मात्र 3 साल चला था ये वाला पुस्तक, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जानने को मिलता था। तो मैंने शायद उसी पुस्तक में पढ़ी थी स्वामी आत्मानंद जी के विषय में कि इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, शायद केशकाल घाटी में, शायद मेरे ख्याल से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 1989 में इन्होंने जो है विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? नारायणपुर में। आज भी ये आश्रम वहाँ पर है और वहाँ जो भुजमाड़िया आदिवासी है ना, उनके उत्थान के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35वां क्वेश्चन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? तो खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसको लखनेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो आपको बताना है कि इसके गर्भगृह में किसकी स्थापना है। गर्भगृह मतलब जो मंदिर का जो सबसे मुख्य वाला जो भाग होता है ना, जहां पर प्रमुख देवता को रखा जाता है, तो यहां पर किसकी मूर्ति स्थापित है ये आप लोगों को बताना है। तो राम लक्ष्मण बोल रहा है, जो लक्ष्मणेश्वर मतलब कि लक्ष्मण जी, तो राम लक्ष्मण बोल रहा है, गलत है ये। राम सीता भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, यहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई है। देखो नाम है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लेकिन अंदर कौन से भगवान है? शिव जी। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुफा रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सी गुफा रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जो सिंगनपुर की गुफा है ये तो रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से काफ़ी मतलब प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बोतलदा भी रायगढ़ जिले में है। इसके बाद कबरा पहाड़ की गुफा ये भी रायगढ़ जिले में है। लेकिन जो चितवा डोंगरी की गुफा है ये रायगढ़ जिले में नहीं है, ये राजनांदगांव जिले में है। तो आपका आंसर हो जाएगा चितवा डोंगरी, राजनांदगांव जिले में है और ये भी प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए विख्यात है। तो ये 3 सिंगनपुर की गुफा, बोतलदा की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा रायगढ़ जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रथपति किस शासक की उपाधि थी? तो रथपति किस शासक की उपाधि थी ये आप लोगों को बताना है। यहाँ जितने भी शासकों के नाम दिए हैं ना, अन्नम देव ये भी काकतीय हैं, पुरुषोत्तम देव काकतीय हैं, व्याघ्रराज ये नल वंश के हैं, व्याघ्रराज जिसके ऊपर समुद्रगुप्त ने अटैक किया था। दलपत देव ये भी आपके काकतीय वंश के शासक हैं। तो जो पुरुषोत्तम देव हैं, पुरुषोत्तम देव, इनको रथपति की उपाधि दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि जो पुरुषोत्तम देव हैं ये जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर इनकी सेवा से इन्होंने वहां काफी दान दक्षिणा भी दिया था। तो वहां पर जो भगवान जगन्नाथ है वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वहां के जो प्रमुख पंडित होते हैं, जो पंडा होता है वहां का, जगन्नाथपुरी में पंडे होते हैं ना, तो जो प्रमुख पंडा होता है उसके स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आते हैं और बोलते हैं कि ये जो राजा है इसकी सेवा से हम प्रसन्न हुए, इनको हम रथपति की उपाधि दे रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पुरुषोत्तम देव ने ही बस्तर के प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को शुरू किया था, क्योंकि इनको जो है जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि मिली थी 16 पहियों वाले रथ की। तो जब ये वापस आते हैं, चूंकि इनको रथपति की उपाधि मिली है, तो ये बस्तर में रथ उत्सव आरंभ करते हैं। एक तो गोंचा के रूप में और दूसरा बस्तर दशहरा के रूप में। बस्तर में जो दशहरा होता है उसमें रावण वध के स्थान पर बहुत बड़े आकार का रथ चलाया जाता है। तो ये पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया था, जिनको रथपति की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कभी भी छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों की राजधानी नहीं थी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था इस वीडियो में, उसमें मैंने बताया कि तुम्बाड़ कलचुरियों की राजधानी थी। तो वहां से किसने शासन किया था? तो तुम्बाड़ इनकी राजधानी थी। उसके बाद दूसरा दिया है छुरी कोसगई। तो ये जो छुरी कोसगई है ये भी कलचुरियों की राजधानी थी। जो बहारेंद्र शाह था ना, जो क्या कहते हैं, अंधकार युग के बाद जिस राजा का सबसे पहली बार जिक्र मिलता है, बहारेंद्र शाह, तो उसने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का खतरा बना हुआ था। तो इसने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बना रखी थी। इसके अलावा हम लोग अगर खल्लारी की बात करें, तो जो रायपुर के कलचुरी शासक थे, मतलब रायपुर शाखा के जो कलचुरी शासक थे, तो उन्होंने प्रारंभ में अपनी राजधानी खल्लारी को बना रखी थी। वही जो जाजल्यपुर है, जाजल्यपुर अथवा जाजल्यपुर बोलेंगे, तो इसकी स्थापना रत्नदेव प्रथम द्वारा की गई थी, लेकिन इसको राजधानी नहीं बनाया गया था। तो आपका आंसर जो है जाजल्यपुर हो जाएगा। बाकी तुम्बाड़, छुरी कोसगई, खल्लारी, इसके अलावा रतनपुर, रायपुर, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की राजधानी के रूप में स्थापित थे। ध्यान रखेंगे 5 स्थान है, पहला तो तुम्बाड़, फिर रतनपुर, फिर छुरी कोसगई, फिर रायपुर, फिर खल्लारी, ये सब जो है राजधानी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जनजाति विद्रोह साल वृक्ष के कटाई के विरोध स्वरूप हुआ था? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य
साम्राज्य में कई सारे जनजातीय विद्रोह भी हुए थे। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजातीय विद्रोह साल वृक्ष की कटाई के विरोध में हुआ था। देखो क्या था कि जब हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में चला गया ना, तो यहाँ हमारा जो छत्तीसगढ़ है वन संपदा के लिए विख्यात है। साल वृक्ष, सागौन, खैर, बहुत सारे यहाँ पर वृक्ष है। तो साल वृक्षों की कटाई शुरू हो जाती है। तो जो जनजातीय लोग हैं जिनका निवास वनों में होता है, जंगल में होता है, जंगल ही उनके लिए सब कुछ होता है, तो जब उन्होंने देखा कि भाई उनके जंगल कट रहे हैं तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह साल वृक्ष की कटाई के विरोध स्वरूप हुआ था। तो देखो कोई विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था, 1859 में। तो ये जो विद्रोह है, कोई विद्रोह, ये इसी साल वृक्ष की कटाई के विरोध में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, जो जनजाति लोग थे ना, आदिवासी लोग थे, उन्होंने बोला एक पेड़ काटोगे, एक साल वृक्ष काटोगे, उसके बदले हमारा एक सर काटना पड़ेगा। इस टाइप से उन्होंने बोला था। मतलब एक सर के बदले एक पेड़, एक पेड़ के बदले एक सर, इस टाइप से। ये शायद अंग्रेजों के सर की बात की गई थी मेरे ख्याल से। मतलब तुम एक पेड़ काटोगे तो हम तुम्हारा एक सर काटेंगे, इस टाइप से। तो ये कोई विद्रोह जो कि साल वृक्ष की कटाई के विरोध में आदिवासियों द्वारा किया गया था। हालांकि इस विद्रोह को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया था। वहीं अगर हम तारापुर विद्रोह की बात करें तो ये कर वृद्धि के विरोध में हुआ था। तारापुर एक जमींदारी हुआ करती थी बस्तर क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो कर है वो बढ़ा दिया गया था। तो इन्होंने जो है, यहाँ के जो जमींदार थे, उन्होंने कर वृद्धि के विरोध स्वरूप ये विद्रोह किया था और इसमें उनको सफलता मिली थी। जो बढ़ाया हुआ कर था ना, उसको वापस ले लिया गया था। उस बाद दूसरा जो दिया है लिंगागिरी विद्रोह, इसको बस्तर का मुक्ति संग्राम बोला जाता है। देखो 1854 में पूरा जो नागपुर का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो उसी के विरोध स्वरूप ये लिंगागिरी विद्रोह किया गया था। ये सारे विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए थे, ध्यान रखिएगा। बस्तर का मुक्ति संग्राम इसको बोला जाता है। उस पर जो भूमकाल विद्रोह है ये 1910 में हुआ था, जिसका नेतृत्व वीर गुंडाधुर ने किया था। तो ये भी बड़ा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोई विद्रोह। अगला क्वेश्चन है उर्राव विद्रोह कब हुआ था। देखो उर्राव जनजाति, इनके द्वारा भी विद्रोह किया गया था। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने विद्रोह किया था। तो आपको बताना है कि इन्होंने कब विद्रोह किया था। 1918 में उर्राव विद्रोह देखने को मिलता है, 1918। अगला क्वेश्चन है धनकुल गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो धनकुल जो कि तीज के समय में बस्तर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये जो है एक गीत पर्व है, धनकुल गीत पर्व। तो इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। मांदर, जो कि जनजातियों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। देखो जनजाति ना, मतलब आदिवासी, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, मतलब हमारे भारत में अधिकतर आदिवासियों में मांदर प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त है। तो ये बोल रहा है, ढोलक बोल रहा है, तुबकी बोल रहा है। तो इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं लाया जाता है। देखो जो आपका जो धनकुल है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये लोग खुद जो है अपना बांस वगैरह से, सूपा वगैरह से इसका वाद्य यंत्र तैयार करते हैं। मतलब कि जो भी घर में जो चीजें होती है ना, उसी से वाद्य यंत्र बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आयोजित होने वाले विभिन्न रस्मों का सही क्रम बताइए। मैंने बताया कि बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने की थी, पुरुषोत्तम देव ने, जो कि काकतीय वंश के राजा थे। जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे, वहां से वापस लौटने के पश्चात उन्होंने इस बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। तो इसमें जो सबसे पहला होने वाला जो रस्म है, वैसे तो बस्तर दशहरा में बहुत सारे रस्म होते हैं, बहुत सारी रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। तो इन पांचों में से जो सबसे पहले होता है वो होता है काछन देवी की पूजा। तो ये आपका पहले हो जाएगा काछन देवी की पूजा। इस तरफ मैं लिखता जाता हूँ, काछन देवी की पूजा। देखो क्या होता है, ये जो है काछन देवी की पूजा, ये नवरात्र जो शुरू होता है ना, उसके ठीक एक दिन पहले ये होता है काछन देवी की पूजा। इसमें बस्तर के जो महाराजा होते हैं वो काछन देवी से अनुमति मांगते हैं दशहरा पर्व मनाने के लिए। इसके ठीक दूसरे दिन जोगी बिठाई होती है। जोगी बिठाई, ये जो बस्तर में जो जगदलपुर है ना जिला मुख्यालय, तो वहां पर एक स्थान है सिराहा सार भवन। तो वहां पर जोगी बिठाई की रस्म पूरी की जाती है। ये कब की जाती है, जिस दिन कलश स्थापना होता है। मतलब कि जिस दिन नवरात्र शुरू होता है ना, उसी दिन जोगी बिठाई का रस्म पूरा किया जाता है। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम होता है, अगला जो कार्यक्रम होता है वो होता है भीतर रैनी। भीतर रैनी, या मैं एक लिख देता हूँ, फिर 5
भीतर रैनी। भीतर रैनी में क्या होता है कि मैंने बताया कि बस्तर दशहरा में विशाल आकार का रथ चलाए जाते हैं। तो भीतर रैनी में रथ को चोरी करके जगदलपुर के निकट ही एक गांव है कुम्हड़ा कोट करके, वहां पर ले जाया जाता है। तो ये आपका जो है तीसरे नंबर में आ जाएगा। उसके बाद बाहर रैनी, ये जो है भीतर रैनी के ठीक दूसरे दिन होता है, जो मैंने गांव बताया कुम्हड़ा कोट, तो वहां से रथ को वापस जगदलपुर राजमहल में लाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। तो ये आपका चौथा रस्म हो जाएगा, चौथा। उसके बाद सबसे आखिर में होता है मुरिया दरबार। तो ये तीन, तो 2 1 5 2 1 5 4 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अरुणोदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरुणोदय इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये कई बार पूछा गया है। अरुणोदय समाचार पत्र के संपादक तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसके संपादक थे। 1921 में इसको जो है प्रकाशित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला नगर निगम कौन सा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था? रायपुर, जो कि 1967 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे सोनाबाई के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसी महिला को सोनाबाई के नाम से जाना जाता है, तो कौन है वो? निरुपमा वर्मा। निरुपमा वर्मा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली कवियत्री मानी जाती हैं, छत्तीसगढ़ी की, हिंदी की। इनके द्वारा बूंदों का सागर, पतरेंगी, इनकी रचनाएं हैं। बूंदों का सागर और पतरेंगी किनकी? निरुपमा वर्मा की, जिनको सोनाबाई भी बोला जाता है। और ये जो राधाबाई है ना, इनको डॉक्टर राधाबाई बोला जाता है। वैसे ये डॉक्टर नहीं थी, लेकिन इनमें इतना सेवा भाव भरा हुआ था कि लोग इनको डॉक्टर कहने लगे थे। ये जो रायपुर में जो म्यूनिसिपल कार्यालय था ना, वहाँ पर ये काम करती थी, लेकिन लोगों की सेवा इतने सेवा भाव से करती थी कि लोग इनको डॉक्टर कहते थे। और जब राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जब डिक्टेटर नियुक्त किया जाता था ना, तो राधाबाई को भी रायपुर से डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। और जो मिनी माता है, ये भी समाज सेवी थी और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित होने वाली पहली महिला सांसद भी थी। वही प्रफुल्ल कुमारी देवी के संदर्भ में याद रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से पहली महिला शासिका थी जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया था। देखो क्या था, इनके पिता थे रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव के कोई पुत्र नहीं थे, तो इन्हीं को जो है महारानी घोषित किया गया। और बाद में इनके बेटे हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि बस्तर रियासत के अंतिम शासक हुए। उन्हीं से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया 1 जनवरी 1948 में। तो ये सब याद रखेंगे। निरुपमा वर्मा, सोनाबाई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार का जन्म खैरागढ़ में हुआ था? तो देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व हैं, साहित्यकार हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जन्म खैरागढ़ में हुआ था। खैरागढ़ में क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये संगीत साहित्य कला के क्षेत्र में काफी विख्यात है खैरागढ़। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों के गठन का सही कालक्रम है? तो कौन सा जिला पहले गठित हुआ, कौन सा बाद में गठित हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं। तो देखो इनमें से जो आपका दुर्ग जिला है, इसका गठन हुआ 1906 में। दुर्ग जिले का 1906 में, बस्तर का 1948 में। इसके बाद नारायणपुर जिला कब अस्तित्व में आया? 2007 में, माफ़ी चाहूँगा, 2007 में नारायणपुर जिला अस्तित्व में आया। उसके बाद सुकमा जिला ये 2012 में, और कोरबा जिला 1998 में। तो आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा, मतलब इसका जो कूट मिला लीजिएगा। सबसे पहले आएगा आपका दुर्ग, दूसरे नंबर में आएगा आपका बस्तर, तीसरे नंबर में आएगा कोरबा, चौथे नंबर में नारायणपुर और पांचवें नंबर में सुकमा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग कूट मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कथन। तो पहला बोल रहा है, मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवारों में विभक्त है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना जितने भी आदिवासी हैं, उनकी जो भाषा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें गोंडी वोंडी, जो गोंडी भाषा है ना, वो सब आता है। इसके बाद दूसरा है आर्य भाषा परिवार, जिसमें हल्बी, भत्री ये सब आता है। उसके बाद है मुंडा भाषा परिवार। तो ये बिल्कुल सही है। मूल रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभक्त हैं, द्रविड़, आर्य और मुंडा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बस्तर की हल्बी बोली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद तीसरा बोल रहा है उरांव जनजाति द्वारा प्रयुक्त कुरुख बोली द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना? तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले लगभग 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना? तो देखो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को, और इसी दिन से हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग बन गया। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन भी देखो 1 नवंबर को हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अटाटूट का मतलब है। अटाटूट ये एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। अटाटूट अटल, निरंतर, बहुत अधिक, अटकाव। तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत सारा। तो इसको क्या बोलेंगे? अटाटूट। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। कई सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि आप काफ़ी मतलब लंबे लंबे वीडियोस बनाते हो। देखो थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करना भी बनता है, नहीं तो मैं अगर क्वेश्चन पढ़ दूँ उसका आंसर बता दूँ तो ऐसे में आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठी रहेगी, और वो जो क्वेश्चन है अगर आपके आंखों के सामने आएगा किसी भी प्रकार से उल्टा पुल्टा कैसे भी घुमा के दे दे, तो आपके दिमाग में जो है वो चीज़ निकल करके सामने आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो ऐसे ही देखेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग ये भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।